सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान से लेकर इजरायल और रूस से लेकर यूक्रेन तक युद्ध के नए मोर्चे पर लगातार जो हालात बन रहे हैं, जंग खतरनाक स्टेज पर पहुंच रही है। दुनिया के हर वॉर जोन की खबर लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शिवानी पांडे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 9 दिन ईरान पर लगातार हमले यहां पर किए जा रहे हैं और आज 10वीं रात को ट्रंप और कहर मचाने के लिए तैयार हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले का नया वीडियो सामने आ चुका है। सेंट्रल कमांड के इस वीडियो में अमेरिकी तैयारी साफ देखी जा सकती है। अमेरिका लंबी रेंज के बम इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका अपने F-35, F-18 सुपर हॉर्नेट विमान से बमबारी कर रहा है और ईरान पर टॉमहॉक मिसाइलों से भी वार किया जा रहा है। अरब सागर में तैनात अमेरिका के जंगी बेड़े से ये हमले लॉन्च किए गए हैं। इसमें निमित्ज क्लास का कैरियर भी है और इसमें आर्लेबर्ग क्लास के मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं। तो एक एक वॉर जोन की तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे न्यूज 18 इंडिया के जरिए और लगातार हमारे साथ आप यहां पर बने रहिए और सारे एजेंडे भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर कमांड सेंटर में हमारे कौन कौन से वो बड़े एजेंडे यहां पर होंगे। तो आज के 4 बड़े मुद्दे जो होने वाले हैं उसमें ईरान को लेकर तो हम बातचीत करेंगे, रूस यूक्रेन को लेकर भी यहां पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का रवैया यहां पर लगातार अमेरिका ने अपनाया हुआ है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मेजर गौरव आर्य, आप डिटेल से जरा समझाइए जो अब रूप अख्तियार यहां पर किया हुआ है अमेरिका की ओर से, क्या लग रहा है आपको? बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन होगा? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि बूट्स ऑन ग्राउंड होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक बात है कि 48 घंटे पहले अमेरिका ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी हमला किया है, पहली बार। दूसरी चीज ये है कि ये सुनने में आ रहा है कि जब खमेनी की फ्यूनरल हुई थी, जब उनकी अंतिम विदाई चल रही थी, तो वहां पे लोगों ने बड़े अजीबोगरीब नारे लगाए थे और वो ट्रंप के खिलाफ नहीं, वो लगाए थे उन्होंने गालिबाफ के खिलाफ, वो लगाए थे उन्होंने सैयद अब्बास आरिक्ची के खिलाफ और मसूद पेज़ेश्कियान के खिलाफ। वहां पे पत्थरबाजी भी हुई थी। ये CNN की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं। तो ये जो ट्रंप लगातार टेम्परेचर बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी यह पता लग रहा है कि ईरान 3 किस्म की लड़ाइयां यहां पे लड़ रहा है। पहली लड़ाई ये जो वो अमेरिका के साथ लड़ रहा है, दूसरी लड़ाई वो जो बाकी मुस्लिम अरब देशों के साथ लड़ रहा है और तीसरी लड़ाई जो ईरान के अंदर चल रही है, जो वर्चस्व की लड़ाई है। एक तरफ हम देखते हैं गालिबाफ है, पेज़ेश्कियां है और आरिक्ची है, और दूसरी तरफ मुश्तबा खमेनी के जो वफादार हैं यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उनके बीच में ये सब बातें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं सॉफ्ट कू हो गया, कोई ये कह रहा है कि तख्ता पलट होने वाला। ये सारी की सारी ये बाजार गर्म है एक्चुअली इस चीज को लेकर। यानी 3 अलग अलग मोर्चों पर वो लड़ाई लड़ रहा है ईरान। अब आगे किस तरीके से लड़ेगा और विस्तार से आपसे यहां पर हम एक एक डिटेल लेंगे मेजर गौरव आर्य। लेकिन आज के 4 बड़े मुद्दे जो बड़े एजेंडे हैं वो है ईरान ने इजरायल से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर मिसाइल अटैक किया है, जहां पर हमला तो जॉर्डन पर हुआ लेकिन मैसेज नेतन्याहू को दिया गया। नेतन्याहू कब तक खामोश बैठेंगे? जॉर्डन पर ईरान सबसे ज्यादा मिसाइल दाग रहा है, जिसका मलबा इजरायल तक पहुंचने लगा है। और आज कमांड सेंटर में ईरान के ऑपरेशन अकाबा की बात भी करेंगे, जिसमें ट्रंप की वायुसेना को बड़ा जख्म देने का एक दावा भी किया गया है। अब फिर दूसरा एजेंडा आज का कमांड सेंटर में, जहां पर 24 घंटे के हमलों में ट्रंप ने युद्ध का एक नया कोड एक्टिवेट कर दिया है। ऐसे एंटी ईरान क्रिसेंट कहा जा रहा है। अमेरिका का मकसद यह है कि उत्तर पश्चिम में तबरीज से लेकर खुजेस्तान और बंदर अब्बास के साथ सिस्तान बलूचिस्तान तक ईरान के एक एक कोने में बारूद भर दिया जाए। ईरान में एक निर्माणाधीन परमाणु प्लांट को भी टारगेट किया गया है, जैसा मेजर गौरव आर्य ने भी यहां पर बताया। और ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन वाली रणनीति साफ नजर आने लगी है। फिर तीसरा बड़ा एजेंडा जो कमांड सेंटर में आज डिस्कस किया जाएगा वो है यूक्रेन की कैपिटल कीव को रूस ने एक बार फिर से दिला दिया है। 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से यहां पर अटैक किया गया। वहीं यूक्रेन का पलटवार और ज्यादा तेज हो चुका है। मॉस्को पर सैकड़ों ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन इस बीच उत्तर कोरिया की एक डेलीगेशन मॉस्को आकर पुतिन से मिला हुआ है। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं मेजर गौरव आर्य? डेलीगेशन बाकायदा पहुंचा है वहां पर, उसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। नहीं, देखिए, उत्तर कोरिया ने तो यानी कि नॉर्थ कोरिया ने वैसे भी हजारों की तादाद में अपने फौजी सप्लाई करे थे। रशिया गए वो और रशिया की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़े हैं। कहते हैं कई तादाद में वो मारे भी गए। तो रशिया और उत्तरी कोरिया का तो एक अलग रिलेशनशिप है। जहां तक हम रूस की बात कर रहे हैं, देखिए ना, इसमें 2 चीजें हैं। जब सी ऑफ एजोव है या ब्लैक सी है, वहां पे रशियन शिप्स को टारगेट किया गया। लगभग आई थिंक 116-118 जहाजों को टारगेट किया गया और वहां से रास्ता बंद कर दिया गया। तो रूस की तरफ से पलटवार एक्सपेक्टेड था, रूस को करना था। अब यह खबर आ रही है कि साहब इतनी बैलिस्टिक मिसाइल, दर्जनों के हिसाब से बैलिस्टिक मिसाइल मारी गई हैं और वहां पे इन्होंने भी यानी कि यूक्रेनियंस ने अपना जो ड्रोन वाला प्रोग्राम है, हजारों ड्रोन से मॉस्को पर और अन्य दीगर शहरों पे उन्होंने हमला किया है। अच्छा, इससे मुझे 1-2 बातें समझ में आती, मैं आपको झट से बता देता हूं। पहली चीज यह है कि यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। एक ये क्लियर हो गया है, जो एक जमाने में हम देखते थे कि क्लियर सुपीरियरिटी है रशियंस की, और अब आज का दूसरा एजेंडा कमांड सेंटर में, जहां पर यह बात करेंगे कि ईरान के खिलाफ आकर किस तरीके की रणनीति का इस्तेमाल अमेरिका की ओर से किया जा रहा है।
तो ईरान के खिलाफ अमेरिका की एक नई स्ट्रैटेजी सामने देखी गई। अमेरिका अब ईरान के अंदर नहीं बल्कि उसके बॉर्डर के इलाकों को टारगेट कर रहा है। ईरान के दक्षिण के बंदर अब्बास, जास्क और सिरिक में अमेरिकी बम लगातार फोड़े जा रहे हैं, तो ईरान के पश्चिम में भी खुजेस्तान के एवाज, मशर, बंदर इमाम और आबादान में हवाई हमले लगातार हो रहे हैं। वहीं ईरान के उत्तर पश्चिम में तबरीज तक एयर स्ट्राइकों की खबर सामने आई है। अमेरिका के इन हमलों में निशाने पर इस वक्त ईरान के 9 सैनिक अड्डे, बंदरगाह, रिफाइनरी, मिसाइल नेटवर्क और सैन्य सप्लाई कॉरिडोर है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप ईरान के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉर्डर से तबाह कर उसे रणनीतिक रूप से घेरने की तैयारी कर चुके हैं, और क्या ये एंटी ईरान क्रिसेंट किसी संभावित ग्राउंड ऑपरेशन की भूमिका बनता जा रहा है। ये तस्वीरें 3 तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए क्या हालात वहां पर लगातार बने हुए हैं। क्रिसेंट की बात हम कर रहे हैं मेजर गौरव आर्य, एक हाफ मून टाइप का बनाया है, यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो बॉर्डर इलाके, खासतौर पर दक्षिणी छोर जो है वो वेस्टर्न इलाके हैं, वहीं पर अमेरिका क्यों हमला कर रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अभी तक बूट्स ऑन ग्राउंड अंदर तक नहीं हुआ। ये हम मैप के जरिए भी समझाने की कोशिश करें। जिस क्रिसेंट की बात हो रही थी, ये देखिए, ये पूरा क्रिसेंट है, आधा चांद की तरह बना हुआ है। यहीं पर इसी एरिया में सिर्फ अटैक्स हो रहे हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहीं पर है। तो अमेरिका सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो इनके इलाके हैं वहां पे बमबारी नहीं कर रहा है। अमेरिका ने जो हाल फिलहाल में ब्रिजेस पे बमबारी करी, जो रेलवे लाइंस उन्होंने उखाड़ दी, पूरा जंक्शन उखाड़ दिया उन लोगों ने, और जिस तरीके से एयरपोर्ट पे, यानी कि अमेरिका क्लियरली ये कह रहा है कि इनकी जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, लाइंस ऑफ सप्लाई हैं, उनको डिग्रेड और डिन्यूट कर रहा है अमेरिका। यानी कि अगर कहीं से भी कोई सामान आता है लड़ने का, हथियार आता है, एमुनिशन आता है, ड्रोन्स आते हैं, मिसाइल्स आती हैं, वो कहीं पीछे से आ रही हैं। आप जब पुल को उड़ा देंगे तो आएंगी कहां से? तो ये करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश है। एग्जैक्टली। एक बार मैप पे भी यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बारीकी से कि आखिर क्या सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है। ये पूरा इलाका है, इसी क्रिसेंट की यहाँ पर बात हो रही थी। मेजर गौरव आर्य, मैं चाहूंगी आप एक बार यहाँ पर जरूर समझाइए जिस क्रिसेंट की यहाँ पर बात हो रही थी, ये पूरा एरिया। जी, ये जो इलाका है, एक्चुअली ये पूरा इलाका है, अगर हम इसको नॉर्थ बोलते हैं जी, ये हम कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नॉर्थ जी, बड़ी वॉल आ गई वहां पे। जी बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो नॉर्थ है, अगर आप देखते हैं ना इस इलाके को, तो जो भी अमेरिका बमबारी कर रहा है वो आप अगर यहां पे चाबहार कर देते हैं इसके आसपास जी, ठीक है, ये पाकिस्तान का गवादर है, ये चाबहार है जो भारत ने पोर्ट बनाया है, फिर आप बंदर अब्बास की बात करते, इस पूरे इलाके में, यानी कि ये इलाका वो इलाका है जो ईरान इस्तेमाल करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव डालने, कैप्चर करने के लिए, उसको एक तरीके से दबाव डालने, प्रेशर, ठीक है, कि यहां से जहाज गए, आपने मिसाइल मारी, अब कोई तो ठिकाना है जहां से ड्रोन चल रहे हैं, जहां से मिसाइल आ रही हैं, और आप उसको पीछे से रिप्लेनिश करेंगे, क्योंकि आपने ड्रोन मारे, 100 ड्रोन मारे, अब वहां पे तो कोई फैक्ट्री है नहीं जो ड्रोन बना के दे रही है, फैक्ट्री तो इंटीरियर में होगी, पहाड़ के नीचे कहीं छुपा के, तो वहां से सामान आता है। सामान कैसे आता है? ट्रक्स में आता होगा, जाहिर सी बात है, या रेलवे के थ्रू आता होगा। जब वो सामान मूव करता है, तो अगर वो ट्रक से मूव करता है, तो जैसे अगर यहां से सामान आ रहा है, फॉर एग्जांपल जहां पे ईरान लिखा है, उदाहरण दे रहा हूं मैं, अब यहां से सामान यहां पे आता है, ठीक है, जब यहां पे आता है, और अगर यहां पे ब्रिज है, जिसको तोड़ दिया आपने, ब्रिज को तोड़ दिया, अब आसपास से नहीं आ सकता क्योंकि बड़ा हैवी सामान है, तो कुछ ना कुछ वो करेंगे। कुछ एक तो सप्लाई चेन तोड़ने वाली बात आपने बताई, एक मैं और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कुर्द लड़ाके भी यहाँ आसपास बहुत सारे क्षेत्र में, क्या अमेरिका को उसका फायदा मिल सकता है? फिर मुझे ये बताइए, ये जो पूरा क्रिसेंट यहाँ पर तैयार किया है अमेरिका ने, क्या वो बूट्स ऑन ग्राउंड भी कर सकता है? क्योंकि इसका तो सफाया वो कर रहा है, वो ईरान में जाने के लिए जगह तैयार करना चाह रहा है क्या? देखिए, मैं ये बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका करेगा नहीं करेगा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू से, पर हाँ एक बात मैं कह सकता हूं, अगर अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो पूरा उसका वर्चस्व और पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल करे, तो वो करेगा बूट्स ऑन ग्राउंड। उसको करना पड़ेगा, या तो तेहरान में तख्ता पलट हो जाए जी, और जो नई सरकार बने वो अमेरिका के साथ डील कर ले, तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे 100% कंट्रोल है, वरना बूट्स ऑन ग्राउंड डाल के कंट्रोल करे। बूट्स ऑन ग्राउंड में जाने बहुत चली जाएंगी, एंड अमेरिका डज नॉट हैव द एपेटाइट फॉर बॉडी बैग्स। ये अमेरिका अपना दिखा चुका है, वियतनाम का टाइम चला गया जब कितने हजारों अमेरिकन मरे थे, अब वो नहीं है, अब 1-2 मर जाते हैं तो वहां पे हाहाकार हो जाता है, और ऐसा ईरान की प्रॉब्लम नहीं है। ईरान में तो इतने हजारों मरे, वो खुद ही मार देते हैं अपने हजारों। ओके, एंड व्हाट अबाउट द कुर्द लड़ाके, क्या वो भी उनकी हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि इराक इस रीजन में तमाम बहुत सारे हैं, आने वाले वक्त में क्या वो अमेरिका का साथ दे सकते हैं? क्योंकि वो अमेरिका के पार्शियल सपोर्ट ही रहता है। वो नहीं, वो अमेरिका के साथ पहले भी थे, अमेरिका ने पहले भी उनको बोला था कि आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, और कुर्दों ने ग्राउंड ऑपरेशन प्लान किया भी था। उस समय उनको गो हेड नहीं मिला, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगा कि हम बस मार के सुप्रीम लीडर पूरा कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड ऑपरेशन करना है, मैं आपको बताता हूं, ग्राउंड ऑपरेशन करना है तो पाकिस्तान से जिस तरीके की आवाजें हम निकल रही हैं उनकी मीडिया में, देखिए पाकिस्तानी जो फौज है, पाकिस्तान आर्मी, ISPR है जो कहते हैं,
वो पूरा का पूरा मीडिया मैनेजमेंट करते हैं। पाकिस्तान का मीडिया ऐसा है जैसे पिंजरे के अंदर तोता, उसको जो स्टोरी सुनाई वो स्टोरी आगे बोल देते हैं। वो वहां पे इंडिपेंडेंट मीडिया बिल्कुल भी नहीं है। अब हाल फिलहाल मैं देख रहा हूं 5-7 दिनों से ये बात हो रही है कि ईरान को समझना चाहिए, ईरान गलत कर रहा है, सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है और वहां पे मक्का और मदीना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मक्का मदीना जितने भी मुस्लिम्स हैं दुनिया में उनके लिए बहुत पूजनीय जगह है मक्का मदीना। इट्स अ वेरी होली प्लेस फॉर ऑल द मुस्लिम्स। कोई अटैक क्यों करेगा मक्का मदीना में, हो ही नहीं सकता। दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। ये चूरन पाकिस्तान बेच रहा है कि हम तो इसके लिए, हम हरमैन शरीफ की हिफाजत के लिए। हरमैन शरीफ इज नॉट अंडर थ्रेट एट ऑल। कौन करेगा मक्का मदीना पे हमला? कोई नहीं करने वाला। कोई इतना पागल नहीं है, कोई इतना इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये कभी हो ही नहीं सकता। ये पाकिस्तानियों ने अपनी एक कहानी बनाई है, अपनी एक कहानी सुनाई है और उसके लिए अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनको पैसे चाहिए सऊदी अरब से, फिर 10 अरब डॉलर चाहिए। पहले 3 मिल चुके थे। सऊदी अरब ये बोलेगा यार हमारे ऊपर हमला हो रहा है, अगर हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम्हारी फौज सऊदी अरब में बैठी है, 8000 बंदे तुम्हारे बैठे हैं, तुम्हारे ड्रोन वाले बैठे हैं, तुम्हारा एंटी एयरक्राफ्ट या फिर तुम्हारा एयर डिफेंस का सिस्टम बैठा है, तुम्हारी पूरी मिसाइल्स, तुम्हारे फाइटर जेट की स्क्वाड्रन बैठी है, तुम कर क्या रहे हो? अच्छा, ये भी बात, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी तो ये भी बात सामने आ रही कि जो ये टीटीपी के साथ जबरन जो लड़ाई छेड़ी है उन्होंने, जबरन ही छेड़ी है। कहते हैं कि क्योंकि इनको पता है कि इनको यूएई को सपोर्ट करना पड़ेगा जाके, तो खुद को फंसा रखा है एक तरीके से पाकिस्तान ने, ताकि उनको अपनी आर्मी वहां और ज्यादा ना भेजनी पड़े और सपोर्ट ज्यादा ना भेजना पड़े यूएई। क्या ऐसा है? मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो आपकी बात है वो तो सच है। इसके अलावा मैं जोड़ के एक और बात बताता हूं, पाकिस्तान जानबूझ के, क्योंकि पाकिस्तान के पास कई सारे टेरर ग्रुप्स हैं, अपने खुद के बंदों के ऊपर फॉल्स फ्लैग अटैक करवाते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते हैं और फिर क्योंकि आपने सऊदी अरब के साथ डील साइन कर रखी है कि साहब हमारे ऊपर हमला तो सऊदी के ऊपर हमला, सऊदी के ऊपर हमला तो पाकिस्तान के ऊपर हमला। अब ये जब आपने डील साइन कर दी, बहुत पहले की बात है कि सऊदी अरब ने, जब इनकी डील साइन नहीं हुई थी, बड़े साल पहले की बात है, सऊदी अरब ने यमन के लिए पाकिस्तान को इनवाइट करा था कि यमन का ऑपरेशन करिए। पाकिस्तानियों ने मना कर, पाकिस्तानियों ने उस समय भी मना कर दिया, लेकिन पैसा वहीं से लेते हैं और उन्हीं को मना भी करते हैं पाकिस्तानी। अब क्या हुआ कि अब पूरी तरीके से डिफेंस डील इनकी साइन हो गई। जब इनकी डिफेंस डील साइन हुई थी तब पाकिस्तानियों को यह नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर इतना बड़ा हमला कर देंगे। तब तो खुशी खुशी पैसों की लालच में इन्होंने डिफेंस डील साइन कर दी। अब इनसे जवाबदेही मांगी जा रही है कि भाई आपने डिफेंस डील साइन करी है, हमारे ऊपर अगर हमला होगा तो क्या आप लड़ोगे? 1-2 हमले तो हो गए हमारे ऊपर, अब लड़ोगे? तो अब ये रेड लाइन की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी। अब ये स्टोरी समझा रहे हैं पूरे ईरानियों को कि देखो हम आपको वार्न कर चुके हैं, ये हमारी रेड लाइन है, अगर आपने इसको, यानी कि लक्ष्मण रेखा, अगर आपने इसको पार किया तो फिर देखना हम क्या। अब ये तेवर दिखा रहे हैं ईरानियों को। ये पाकिस्तान में पूरा का पूरा नैरेटिव, कह सकते हैं कि अमेरिका की बदौलत है ये जो तेवर दिखाना भी एक तरीके से उसका है, क्योंकि तेल और सब कुछ तो उनको वहीं से मिलना है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, बिना अमेरिका के पाकिस्तान चल नहीं सकता। बिना अमेरिका के, हमीद गुल थे, लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल, आईएसआई के चीफ, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है और मैं चाहता हूं जो हमारे देख रहे हैं व्यूअर्स जाके इंटरनेट पे देखें, ठीक है। चीफ ऑफ आईएसआई का औपचारिक रूप से यह बयान आया था कि बिना अमेरिका के आशीर्वाद के पाकिस्तान का आर्मी चीफ नियुक्त नहीं होता। यह लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल, डीजी आईएसआई का बयान है। तो आप जाके चेक करिए, फिर आपको पता लगेगा ये पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है और पाकिस्तान से गेम्स कौन करवाता है। बस पाकिस्तान की एक खूबी ये है कि आप पाकिस्तान को खरीद लीजिए, किराए पे ले लीजिए, जो आपको वर्ड इस्तेमाल करना है आप करिए। इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या बोला था जब ये पीस डील पाकिस्तान कर रहा था? उन्होंने बोला कि हम दलाल नहीं है पाकिस्तान की तरह। आपको याद है डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला था, इसीलिए बोला था डॉक्टर एस जयशंकर ने क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। ओके, यानी कि बेवकूफ बनाने का काम है एक तरीके से दुनिया को अपनी फॉल्स प्रोपेगेंडा के जरिए, और इसीलिए वो तमाम अलग अलग खबरों का इस्तेमाल करता रहता है कि यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, हमें ये करना पड़ रहा है। हालांकि वैसी कोई भी सिचुएशन वहां पर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने देखिए लगातार 9वीं रात ईरान पर कई सारे हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के तबरीज में मिसाइल फील्ड में अमेरिकी हमलों से आग की खबर भी सामने आई है। तबरीज के इस मिसाइल कैंप्स में अमेरिकी हमलों के बाद अब आग भड़क उठी है और इस मिसाइल फील्ड को IRGC एयरफोर्स यहां पर इस्तेमाल भी करती है, वही इसको चलाती है। अभी तबरीज जहां का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, यहीं से कहा जाता है कि ईरान बहुत ज्यादा हमले जॉर्डन पर बार बार करता है जी। ये कितना घातक हो सकता है आने वाले वक्त में? इजराइल के लिए भी बेशक घातक हो सकता है क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, जॉर्डन और इजराइल। जी देखिए, 3 चीजें हैं। एक तो जो तबरीज पे हमला, नंबर 1। दूसरी चीज सीरिया में जो सीरिया का प्रेसिडेंट है जोलानी, उसका वहां पे आना और उसका साफ मना कर देना कि हमारी लड़ाई इजराइल के साथ नहीं है।
ये दूसरा बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वहां पे पूरे रशियन थे और ईरानी थे, वो भाग गए वहां से जब से वहां पे कू हुआ है। और तीसरी बड़ी बात, अमेरिका का चुन चुन के इन सब इलाकों में, एक जमाना सिर्फ क्रेसेंट था जो आपने बताया था ना, क्रेसेंट है, वो क्रेसेंट जो एक चांदनुमा एक इलाका था, उधर अटैक हो रहा था। अब ये लोग इन डेप्थ अटैक कर रहे हैं। इनकी पूरी सप्लाई लाइन, जो इनके बेसेस हैं, सबको एक एक करके अमेरिका तबाह कर रहा है। और पीछे सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है जो मुझे लगता है, और मैं कॉन्फिडेंट हूं, वही पूरा मैप दिखा रहे हैं जिस क्रेसेंट का आप जिक्र कर रहे हैं। आप बिल्कुल, ये जो है ना तबरीज तो ऊपर पड़ गया जी। अब तबरीज क्योंकि ऊपर पड़ गया, आप ये देखिए कि क्या तबरीज का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना है? नहीं है, वो तो दूर है। हाँ। और आप देख सकते हैं कई 100 किलोमीटर दूर है। अब एक किरमानशाह, इसका कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेना देना नहीं है। और ये जो है आवाज, इसका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये थोड़ा सा और पास है, लेकिन डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ यहां पे है उनका, सबको इस पूरी लाइन में, और ये पाकिस्तान है यहां पे, इस पूरे इलाके से, इस पूरे इलाके को अमेरिका तबाह कर रहा है, और पीछे जाके उनका लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और सप्लाई को खत्म कर रहा है। अच्छा मेजर गौरव, ये एरिया तो समझ में आ रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा रीजन यहाँ पर है, इसलिए अमेरिका उसको बार बार टारगेट कर रहा है। इन जगहों पर टारगेट करने का एक बार मैं फिर से आपसे समझना चाहूंगी क्या मतलब है, क्योंकि ये तो इराक की सीमा लग रही है, फिर आप देखिए ईरान की सीमा यहाँ सऊदी अरब से लग रही, तो क्या मतलब है इस एरिया में जो तबरीज और ये सब एरियाज है? देखिए, क्योंकि वहां से जॉर्डन को टारगेट कर सकता है, इसलिए उसको बार बार खत्म कर रहा है। सिर्फ जॉर्डन की बात नहीं है, ऊपर तुर्की, ठीक है, सबसे पहले ऊपर तुर्की है। अब जो इराक है, इराक के अंदर, इवन इनसाइड इराक के अंदर कई ऐसी जगह हैं जहां पे एक ऐसा मिलिशिया है, कई सारे मिलिशिया हैं इराक के अंदर जिनको ये सपोर्ट करता है। कतैब हिजबुल्ला इज द बिगेस्ट जो इराक के अंदर है। जैसे हूथी, जैसे हिजबुल्ला, जैसे हमास, वैसे कतैब हिजबुल्ला। और कतैब हिजबुल्ला के पास हेवी वेपनरी है। तो ये पूरे ईरान फंडेड है, 100% ईरान फंडेड, ईरान ट्रेंड, ईरान इक्विप्ड, हर चीज ईरान है उसमें, हर चीज ईरान है। और इनकी जो कुद्स फोर्स है ईरान की, जो इनकी IRGC है, इसका फुल टाइम काम यही है कि फॉरेन प्रॉक्सीज को किस तरीके से ये लोग जाके वो करते हैं। तो अमेरिका की ये है कि पूरे उस इलाके में इनको पूरा डिग्रेड करे, इनकी कैपेबिलिटीज, इनकी पूरी की पूरी कैपेबिलिटीज ऊपर से नीचे तक खत्म करता चला जाए। लेकिन अभी तक जो एक्चुअल फ्लेयर अप है, ये एक्चुअल फ्लेयर अप नहीं हुआ है, अभी भी ये कंटेन्ड है, जबकि ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा के फ्रंटेज पे चल रहा होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये अभी तक कंटेन्ड है। ये कंटेनमेंट से बाहर तब जाएगा जब इजराइल बीच में कूदेगा। यानी जितने ईरान के सपोर्टर्स हैं आसपास के इलाके में, उस क्षेत्र में जो उनके दक्षिणी हिस्से में धीरे धीरे नॉर्दर्न हिस्से में जा रहा है, वहां पर उनको खत्म कर दिया जाए, इस एजेंडे के साथ। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे जी? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 2 दिन पहले सैयद अब्बास आरगची हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वेरी पॉपुलर डिप्लोमैट, उनका बयान ये था कि साहब, जो ताकतें जिनकी वजह से, यानी कि जिनकी मिली भगत से खमेनेई की मौत हुई थी, खमेनेई को मारा था, वो ताकतें आज भी ईरान के अंदर जिंदा हैं। ओके, और उन्हीं ताकतों को खत्म करना है इनका जी मकसद। बिल्कुल। मोसाद ने बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट कर रखा है ईरान के हर लेवल पे। और जिस दिन आएगा इजराइल इस लड़ाई में दोबारा, तो इजराइल सिर्फ जिसको कहते हैं मिसाइल्स और फाइटर जेट से नहीं आएगा, फिर इजराइल की जो ग्राउंड टीम है मोसाद की, वो एक्टिवेट होंगे ईरान के अंदर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं मेजर गौरव आर से और बेहतरीन तरीके से यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त बयान दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनकी सेना ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया, ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर हुई है, ईरान के पास कुछ मिसाइलें, कुछ ड्रोन और सीमित उत्पादन क्षमता यहां पर बची हुई है। क्या कहा है ट्रंप ने, सुनिए। Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3. It's probably 3 as opposed to 2. अच्छा मेजर गौरव आर, ये पहली बार नहीं है ऐसा। इन्होंने इससे पहले भी जब हमला किया था ईरान पर, फिर समझौता हो गया था, तब भी यही सेम स्टेटमेंट दिया था ट्रंप ने। तब अगर खत्म होगी थी क्षमता, तो अभी फिर क्यों लड़ रहे हो? हर बार आप यही स्टेटमेंट देते हो। जी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मैं बता दूं कि अब ट्रंप की स्टेटमेंट थोड़ा सा बिलीवेबल लग रही है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने, नवा दिन है, अमेरिका लगातार दर लगातार जो बमबारी कर रहा है, ये उस लेवल पे पहुंच रही है जब 28 फरवरी को इन लोगों ने अटैक करा था। ये पहला पॉइंट है।
दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका के पास इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है कि ईरान को वो घुटनों पे ला सकता है। ये अमेरिका के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, सुपर पावर है, जाहिर सी बात है। अमेरिका की कमजोर कड़ी अमेरिका का राष्ट्रपति है जो, हां, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, एक बार आपने फौज को बोला कि हम आपको खुली छूट दे रहे हैं, यू कैन डू वॉट एवर यू विश, उसके बाद फौज को रोकना। देखिए, जब फौज गति पकड़ती है लड़ाई के लिए ना, तब जैसी गति पकड़ी उसने पूरी स्पीड में आई अमेरिकन मिलिट्री, फिर आपने अमेरिकन मिलिट्री को रोका, नहीं अभी रुको, अभी मैं सीज फायर चाहता हूं, फिर छोड़ो, फिर इससे ना वो जीत पाते हैं ना ठीक से अपना काम कर पाते हैं। तो आज की तारीख में पूरी दुनिया में यह है कि ईरान ने अमेरिका की पिटाई कर दी जी, और ये गलत भी नहीं है, ईरान ने असल में अमेरिका की पिटाई कर दी। लेकिन अमेरिका को हराने वाला जब पहला फेज है, मैं इस फेज की बात नहीं कर रहा, पहले सीज फायर के पहले वाला फेज, अमेरिका को हराने वाला ईरान नहीं है, अमेरिका को हराने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार आजादी दे दी है कि जाओ लड़ो, फिर उसके बाद आप पूरी छूट दीजिए, आपकी फौज करने में सक्षम है। लेकिन बीच बीच में अगर आपको चुनाव याद आएगा कि मेरे तो मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, मुझे चुनाव की कुछ सीटें जीतनी है वरना मेरी कुर्सी, अगर आपको यह करना है, फिर कोई भी देश, क्या अमेरिका क्या चाइना, कोई देश लड़ाई नहीं जीत सकता। यानी बीच बीच में वो मिड टर्म इलेक्शन के प्रेशर में यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, अब अमेरिका ईरान के बीच चल रही जंग के 9वें दिन ईरान ने देखे फिर से अमेरिका के धाकड़ MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा कर दिया है। कई सारे दावे यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि मैंने MQ-9 ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान के दावे के मुताबिक पश्चिमी केरमानशाह प्रांत में एक MQ-9 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया है, और दावे के मुताबिक ईरान ने अब तक अमेरिका के करीब 30 MQ-9 ड्रोन ढेर कर दिए हैं, जिससे अमेरिका को करीब 8,500 करोड़ रुपए का नुकसान यहां पर हुआ है। बहुत सारे दावे इससे पहले निकलकर सामने आए। जो नुकसान की बात आ रही है बहुत ज्यादा नहीं है मेजर गौरव, अमेरिका के लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन कैसे आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का ये MQ-9 ड्रोन है। नहीं, MQ-9 ड्रोन बड़े धीरे चलता है, ये ड्रोन है, ये कोई स्टेल्थ उसमें नहीं है ऐसा, और ये जेट पावर्ड भी नहीं है, इसके अंदर भी प्रोपेलर होते हैं, तो इसका काम कुछ और है। देखिए, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, MQ-9 ड्रोन मारना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि साहब आपने उनका F-22 उड़ा दिया अमेरिकन का, या आपने उनका F-35 उड़ा दिया, या F-15 ईगल उड़ा दिया, तब मैं, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया, आपने F-35 उतार दिया अगर। लेकिन ड्रोन इज लाइक अ बिग फैट फ्लाइंग डक, वो धीरे 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 उड़ता है वो। तो इस ड्रोन की क्या खासियत है कि इसमें हेलफायर मिसाइल्स हैं, यानी कि अटैक भी कर सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे चलता है, बहुत ज्यादा हाइट पे चलता है, और घंटों घंटों वहां पे लॉइटर कर सकता है, घूम सकता है। ये ड्रोन की खासियत है, ये रिकॉनेसेंस भी कर सकता है, ये अटैक भी कर सकता है, लेकिन ये इसकी कोई खास गति नहीं है, फ्यू 100 किलोमीटर पर आवर पे जाता है ड्रोन। तो इसका ऐसा नहीं है कि आपने MQ-9 रीपर अमेरिका का उड़ा दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं कि आपने MQ-9 को मार दिया है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि आपने F-35 मार दिया, उड़ता हुआ F-35, फिर तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध रहा हो या फिर अमेरिका और ईरान का युद्ध यहां पर रहा हो, ड्रोन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल यहां पर हुआ है। इस पर मैं आपसे और पूछूंगी, लेकिन देखिए, ईरान ने एक और दावा किया है। क्या दावा है? उसकी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने दक्षिणी हिस्से में एक और अमेरिकी निर्मित ल्यूकास ड्रोन को मार गिराया है। ल्यूकास ड्रोन गिराने का एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ड्रोन का मलबा गिरता हुआ दिखाई दिया है। और ये कई सारे वीडियो सामने आए। MQ-9 भी आपने इससे पहले देखा, उसने भी ईरान ने दावा किया था कि हमने उनके 30 MQ-9 ड्रोन यहां पर गिरा दिए हैं। अभी ल्यूकास ड्रोन का वीडियो यहां पर आप देख रहे हैं, जिसको गिराने का दावा यहां निकलकर सामने आया। दो अलग अलग तस्वीरें। लगातार ईरान चौकसी बरते हुए है, कोशिश उसकी यही है कि इस युद्ध में वो डटा रहे अमेरिका के खिलाफ। अब तक आप किस तरीके से देखते हैं ईरान की पोजीशन? क्योंकि ईरान कह तो रहा है हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, अमेरिका कह रहा है हमने पूर्ण रूप से उसकी क्षमता खत्म कर दी है, खत्म की है। तो अभी भी ईरान की जो लड़ाई लड़ने की क्षमता है, क्या उसकी तारीफ की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल आपको ईरान की एक बात माननी पड़ेगी कि ईरान डटा रहा, एक सुपर पावर के सामने ईरान लड़ता रहा। ईरान ने उसकी क्या कीमत दी है, वो जब एक दिन सामने आएगा तब लोग ये पूछेंगे कि क्या आपको लड़ना भी चाहिए था इतनी भारी कीमत देने के बाद। और जहां तक ये लूकास ड्रोन है, ये लूकास ड्रोन जैसे इनका शाहिद ड्रोन है, ये शाहिद ड्रोन ही है एक किस्म का, जो अमेरिका ने बनाया पहले ओरिजिनली ये, और यही चीज़ रशियंस भी यूज़ करते हैं एक अलग परम्यूटेशन में, यही चीज़ ईरानियंस यूज़ करते हैं, ईरानियों ने तो बनाया है ये। और ये लूकास ड्रोन भैया कुछ नहीं, इसके पीछे एक इंजन है, करीब 250 सीसी का है, जो भी है वो एक मोटरसाइकिल टाइप का इंजन है, और ये धीरे 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 चलता है, वो इट जस्ट फ्लाइज वेरी स्लोली। ये ड्रोन बस ये वन वे ड्रोन है, इसके आगे बारूद लगा हुआ है, इसके जो यू नो द फ्रंट पार्ट ऑफ द ड्रोन। इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई इन्होंने तीर मार दिया, बट हाँ, ये जब भारी मात्रा में भेजे जाते हैं, आपने 100-200 भेज दिए, फिर आप किसको इंटरसेप्ट करेंगे? डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है उस टाइम पे, बहुत ज्यादा, सारे ये ओवरवेलम कर देते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक।
अब इस बीच देखिए, ईरान ने अमेरिका के एक हमले को नाकाम करने की कोशिश भी की है और खबर यह है कि अमेरिका ने होर्मुज़गान प्रांत में एक सड़क की बकायदा सुरंग को टारगेट किया है, लेकिन ईरान ने उस सुरंग को सिर्फ 6 घंटे में ही दोबारा चालू कर दिया और कुछ ही घंटों में सुरंग के बाहर के मलबे को हटा भी दिया गया और उसे दोबारा से चालू कर दिया गया है। उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आसानी से फिर से उस सुरंग को यहाँ पर चालू कर दिया गया, जिसको कुछ देर पहले ही यहाँ पर खत्म किया गया था, 6 घंटे पहले ही लगभग अमेरिका की ओर से। और अब तीसरे एजेंडे की बात आज कमांड सेंटर में, जहां पर अब हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार तेज हो रहा है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव पर अटैक किया और रूस ने 40 से ज्यादा जिरकॉन और इस्कंदर मिसाइलों से तबाही मचाई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा है कि युद्ध शुरू होने के बाद कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों का अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। और वहीं यूक्रेन ने रूस पर सैकड़ों ड्रोन से हमला किया। मॉस्को के आसपास कई जगह यूक्रेन ने बाकायदा ड्रोन से भी कई सारे अटैक किए हैं। अब तक ऐसा लग रहा था मेजर गौरव आर्य, जैसे इस युद्ध में क्या होगा आगे कुछ नहीं पता, क्योंकि सबका जो ध्यान था वो ईरान की तरफ आ चुका था। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही, सौरभ दास ने एक्स पर बाकायदा नड्डा से मिलने की तस्वीर पोस्ट की है। आशुतोष रांका, सौरभ दास की नड्डा से मुलाकात हुई है और दावा यह किया जा रहा है कि सौरभ दास का जेपी नड्डा से मुलाकात का दावा है। सीजीपी के प्रवक्ता हैं सौरभ दास। देखिए, इससे पहले बात निकलकर सामने आ रही थी, सीजीपी के प्रोटेस्ट पर अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार पहले बातें आ रही थी कि सीजीपी का जो प्रोटेस्ट था उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। हालांकि कोई स्पष्टता अब तक नहीं थी कि होगी तो कब होगी, किस तरीके से होगी। आज पार्लियामेंट का पहला दिन था और वो हमने देखा किस तरीके से हंगामेदार रहा। फिर पार्लियामेंट के बाहर जो हुआ वो तस्वीर भी हम सबके सामने यहाँ पर है। अब ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो सीजीपी के प्रवक्ता है सौरभ दास, वो मिलने गए हैं यहाँ पर जेपी नड्डा के साथ। हमारे सहयोगी जावेद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या डिटेल्स मिल रही है, क्या बातचीत हुई है? 12 बजे से सौरभ दास और अभिषेक रंका गए थे जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए और एक डिमांड जो उनकी बड़ी है वो ये, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उन्होंने कन्वे की। ये जानकारी दी है, सौरभ दास की तरफ से दी गई है। ये आश्वासन जेपी नड्डा की तरफ से जरूर दिया गया है कि इस बारे में चर्चा की जाएगी। ये दावा भी सौरभ दास ने किया है, लेकिन इमीडिएट कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ये कहना है सौरभ दास का। और अभी पीसफुल प्रोटेस्ट जो इनका है जारी रहेगा, ये सौरभ दास की तरफ से कहा गया है, जब तक की मांगे नहीं मान ली जाती। लेकिन जंतर मंतर की ताजा स्थिति जो मैं आपको बताऊं, जो यहाँ लीड कर अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक की पत्नी और अभी जो चंद्रशेखर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक गाड़ी से जो मंच से अब ये आगे की तरफ बढ़े हैं और संबोधित कर रहे हैं जो यहाँ पर ये सीजेपी से जुड़े लोग यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे थे। रूप से कह दिया गया है कि हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक सारी मांगे यहाँ पर नहीं मानी जाती। और उसी से जुड़ी हुई तस्वीर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर सीजीपी के जो प्रवक्ता हैं वो जेपी नड्डा से मिले हैं। और अब एक बार फिर से वापस कमांड सेंटर में, जहां पर बात हो रही थी रूस और यूक्रेन की। यही हमारा आज का तीसरा एजेंडा था। युद्ध लगातार जारी है, तेज होता हुआ दिख रहा है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव पर अटैक किया। रूस ने 40 से ज्यादा जिरकॉन और इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिससे भयंकर तबाही मची। अब यूक्रेन के विदेश मंत्री का यह दावा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ये कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों का अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। वहीं यूक्रेन ने रूस पर सैकड़ों ड्रोन से हमले भी यहां पर किए हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं अब इसको, क्योंकि एक बार फिर से बहुत पुरजोर तरीके से युद्ध एक बार उसी छोर में आ चुका है जब पहले शुरुआती दौर पर था। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब अमेरिका ने जो मिसाइल्स दी थी या कुछ और इक्विपमेंट दिया था ऑफेंसिव नेचर का। एक तो एयर डिफेंस है, अपने आप का बचाव करना, लेकिन जो ऑफेंसिव नेचर के इन्होंने वेपन्स दिए थे, मिसाइल्स दी थी, इनको ये बोला था कि 200-300 किलोमीटर रशिया में उससे अंदर मत मारना। अमेरिका को भी लग रहा था कि रशिया का क्या रिस्पॉन्स होगा, तो सबने रोक के रखा था। आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि ये रोक तो खत्म हो गई है और यूक्रेन जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है। यूक्रेन ने इस पूरी लड़ाई को इतना एसिमेट्रिक बना दिया है, इतना ज्यादा एसिमेट्रिक जो ईरान कर रहा है अमेरिका के साथ। इन्होंने इतना एसिमेट्रिक बना दिया है कि अब रशिया को यह बात समझ में नहीं आ रही। आपने मिसाइलें मार दी, आप कहते हैं 40 बैलिस्टिक मिसाइल मार दी, फिर क्या हुआ? इससे हुआ क्या? कितने लोग मरे, कितना नुकसान हुआ? और अगर आपने बैलिस्टिक मिसाइल मार दी और आपने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया यूक्रेन को, फिर यूक्रेन ये क्यों कह रहा है कि साहब हमारे सैकड़ों ड्रोन जो है वो मॉस्को के ऊपर नाच रहे हैं और हमने ड्रोन से हमला करा है? क्योंकि ड्रोन का जब इतने बिल्कुल जत्था जैसा जाता है पूरा ड्रोन, सैकड़ों की तादाद में जब ड्रोन जाते हैं, फिर इनको शूट डाउन करना 100% असंभव हो जाता है। ठीक है, 100 ड्रोन है, 100 में से आपने 40, 50, 60, 70 मार दिए, 30 फिर गिरेंगे और फिर लोगों की जान लेंगे और फिर बिल्डिंगें तोड़ेंगे। तो इस हाल से वो सब भेजा, इस मतलब इस सोच के साथ ये सारे के सारे ड्रोन फायर किए जाते हैं।
और अब बात करेंगे चौथे एजेंडे की कमांड सेंटर में, जहां पर रूस यूक्रेन को आपने बारीकी से यहां पर समझा, मेजर गौरव आर्य ने हमें समझाया भी। अब चौथा एजेंडा हमारा पाकिस्तान को लेकर है, जहां पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिर से एक बार तहलका मच गया। पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पीएम मोदी की तारीफ करने पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन को पूछताछ के लिए तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान की साइबर क्राइम एजेंसी इमरान की बहन से पूछताछ कर रही है। दरअसल एक इंटरव्यू में इमरान की बहन नौरीन नियाजी ने कहा था कि अगर पीएम मोदी चाहते तो मई 2025 में यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही पाकिस्तान को फिक्स कर देते। नौरीन ने यह भी कहा कि मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की परवाह नहीं है और मोदी खुद एक सुपर पावर है। इन बयानों के बाद पाकिस्तान की जांच एजेंसी NCCIA ने उन पर सोशल मीडिया के जरिए झूठी, आपत्तिजनक और भड़काऊ बातें फैलाने का आरोप लगाया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मोदी के साथ मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे ख्याल में मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता? वो तो ट्रम्प, मोदी कैसे चाहता? हमारी वो हमने हम तो उनके बहुत अच्छा किया है और हमारे उनके क्या दे रही है, हमारी बात सुनो, दुनिया पूरी दुनिया गवाह है। देखो इन्होंने किया। मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था? डर क्या था? इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो। मोदी ने खुद कहा कि पाकिस्तान ने तो हमला ही कर दिया। इजराइल पीछे, पाकिस्तान ने इस बार रिस्पांस तो बहुत तगड़ा किया। बात सुनो, इजराइल पीछे था, ये याद रखो। और मेजर गौरव आर्य से इसका विश्लेषण पूरी तरीके से यहां पर समझेंगे। मेजर गौरव आर्य, ये बात खुद वहां के पीएम ने भी कही है कि हम बहुत दबाव में थे उस टाइम। अभी नौरीन कह रहे हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं है, तो पूछताछ के लिए बुला लिया, जब खुद कहते हैं तो कुछ नहीं। मुझे तो ये सुन के अचंभा हो रहा है कि जो नौरीन जी का जो इंटरव्यू ले रहा था, जो पॉडकास्टर था, वो ये कह रहा है कि हमने भारत को बहुत तगड़ा जवाब दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानियों के लिए तगड़ा जवाब क्या होता है। धमकियां देना, लाहौर में खड़े माइक के सामने धमकियां देना कि अगर तुमने पानी रोक दिया हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। एक प्रूफ पाकिस्तान नहीं दे पाया। जो पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हमने दिल्ली में ये करा, हमने बंबई में ये करा, एक जगह का, अरे पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा सपोर्टर चाइना है और चाइना की तो सैकड़ों सैटेलाइट हैं। एक फोटोग्राफ दे देते, एक सैटेलाइट इमेज दे देते, हमें भी तो पता लगता कि हमारा क्या नुकसान हुआ है। तो ये देखिए, और जो बात नौरीन जी कह रही हैं, इमरान खान साहब की जो बहन है वो नौरीन जी, वो कह रही हैं, वो बात देखिए बिल्कुल ठीक है। ये पाकिस्तानियों को जिस तरीके से पूरी स्टोरी समझाई गई है, ये इसलिए समझाई गई है क्योंकि एक जनरल को फील्ड मार्शल बनाना था। वो एक आदमी की ईगो के लिए, एक आदमी के जिसको कहते हैं कि अहंकार के लिए उसको प्रॉप अप किया गया। बात यह है कि हमने उनकी एयरफील्ड तबाह कर दी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बात यह है कि चुन चुन के हमने, चाहे वो मुरीद के हो चाहे वो बहावलपुर हो, उसको हमने धुआं धुआं कर दिया। बात यह है कि इनका जो नूर खान बेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस है, उसको हमने धुआं धुआं कर दिया। वहां पे हैंगर्स में आग लग गई, बर्बाद हो गए, वहां से हवाई जहाज टेक ऑफ नहीं कर सकते। तो ये सारी की हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे ऑपरेशन सिंदूर के, हमने अचीव कर लिए। हर एक लड़ाई एक ऑब्जेक्टिव को लेकर चलती है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि पाकिस्तान ने जो करा है पहलगाम में, पाकिस्तान को उसकी सजा मिलनी चाहिए और पब्लिकली सजा मिलनी चाहिए, और जो पाकिस्तान की पिटाई हो पब्लिक के सामने हो, ऐसा नहीं कि जंगल में छुपी ना। और जो इनिशियल पूरे भारतीय मीडिया ने और ग्लोबल मीडिया ने जो इमेजेस दिखाई, जो भारत ने ब्रह्मोस मारे या स्कैल्प मारे या हैमर मारे या जो भी मिसाइलें मारी हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो इमेजेस अपलोड किसने करी इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे? वो तो पाकिस्तानियों ने करी। क्योंकि ऐसा थोड़ा ना था कि हमारा प्रवक्ता वहां पे खड़ा था, हमारा एंकर पूछ रहा था भाई कौन, वो तो पाकिस्तानी खुद कर रहे थे। और हम भी पाकिस्तानी कंटेंट चला रहे थे उस वक्त, जो पाकिस्तानियों ने अपना डाला इंस्टाग्राम पे कि साहब मेरे घर के बगल में मिसाइल गिर गई, ये देखो फौजी बेस था, वो तबाह हो गया। तो फिर आज की तारीख में ये पूरा एक झूठ का पुलिंदा पाकिस्तानियों ने तैयार करा है, क्योंकि एक आदमी की ईगो मसाजिंग हो रही है वहां पे, दैट इज आसिम मुनीर। पूरा 25 करोड़ का मुल्क एक ही काम में लगा हुआ है कि फील्ड मार्शल साहब को खुश रखना है। और इससे पहले भी आपने जिक्र किया था कैसे फॉल्स प्रोपेगेंडा वहां पर बकायदा फैलाया जाता है ताकि एक आदमी यहां पर खुश हो सके। इससे पहले भी आपने बताया था झूठी खबरें फैलाना, झूठी रिपोर्ट्स देना, अपने आप को एंगेज दिखाना अलग अलग जगहों पर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पाकिस्तान बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया। अब देखिए ना, पाकिस्तान ने ये किस तरीके से करते हैं, इनको तो मैं बता रहा हूं, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर को बॉलीवुड जाना चाहिए, इनको रोल मिलना चाहिए। क्यों? आप देखिए कि वो वहां पे एक ट्रैक लगाया प्रॉपर विद कैमरा, और वहां पे अपने डेस्क में बैठ के शहबाज शरीफ साइन कर रहा है, वही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसी ने नहीं बोला शहबाज को कि बेटा तुम साइन करो, वो खुद ही लगा हुआ है साइन करने में। वहां पे साइन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहां पे साइन कर रहे हैं मसूद पेज़ेश्कियां, अलग अलग मुल्कों में साइन कर रहे हैं। यहां पे खुद इसने अपना एक वीडियो बनाया और खुद जारी कर लिया। हम लोग गारंटी लेते हैं, हम लोग मीडिएटर हैं, बड़ी बड़ी बातें करी, साइन करा। आज मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं, आप लोग भी ये प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, क्या हुआ उस गारंटी? आप तो बड़ी बड़ी बातें सुना रहे थे सबको, आप तो बहुत कह रहे थे कि दुनिया भर के फैसले पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में नहीं हो रहे, दुनिया भर के फैसले इस्लामाबाद में करना चाहते हैं।
पर अभी भी वो अपने आप को बहुत मीडिएटर के तौर पर ही दिखाते हैं। अभी भी अगर वो कहीं जुड़ते हैं या फिर कुछ अगर बोलते हैं तो उनका यही होता है कि देखो हमने तो करा दी थी ये डील, हमने तो करा दिया था ये समझौता। ये कुछ नहीं, ये चाइना की तरफ से हथियार बेच रहे हैं, अभी इसलिए लीबिया घुसे हैं। किसी दिन प्रोग्राम होगा तब हम इनकी पोल पत्री खोलेंगे। ये कुछ नहीं, चाइनीज हथियार हैं, खुद ये सुई बनाना नहीं जानते पाकिस्तानी, दे डोंट। ये कुछ तौलिए वौलिए बना के बेचते हैं यूरोप को GSP 9 के प्लस के तहत। अदरवाइज ये तौलिए वौलिए के अलावा इनके पास ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। चाइनीज माल है, चाइनीज फैक्ट्री है, JF-17 थंडर है, उसी को लेके सप्लाई कर रहे हैं 4 लोगों को, दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये साबित तो पाकिस्तानी चीज, कोई पाकिस्तानी चीज नहीं, इट्स ऑल चाइनीज। चाइनीज वांट टू सप्लाई टू सर्टेन पार्टीज, चाइना ने बोला कि तुम्हारे थ्रू करेंगे, बस। ओके, तो देखिए आप कमांड सेंटर में हमने आपसे सवाल पूछा था कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ट्रंप तैयार है। हाँ में कहा है 60% लोगों ने, हाँ नहीं कहा है 30% लोगों ने, और पता नहीं कह रहे हैं 10% लोग। लेकिन आपका एनालिसिस मेजर गौरव आर्य क्या कहता है? देखिए, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो फैसला, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल भी हैं, मूडी किस्म के आदमी हैं। अभी वो कल बोल दें कि नहीं मुझे तो मुश्तबा खमेनी बहुत अच्छा लगता है, मैं उससे हाथ मिलाना चाहता हूं। पहले कह चुके हैं एक बार कि मुझे तो बहुत मुश्तबा खमेनी से हाथ मिलाना चाहते हैं, जिस मुश्तबा खमेनी के बाप को मार दिया, उसकी बीवी को मार दिया, उसके बच्चों को मार दिया, उससे फिर कहते हैं मुझे हाथ मिलाना है। तो अभी फिलहाल के लिए हाँ है मेरा, पर कुछ पता नहीं है, फिलहाल के लिए हाँ आप मान लीजिए। ओके, तो पूरा एनालिसिस यहां पर आपने समझा, बारीकी से और डिटेल्स यहां पर आपको बताएंगे कि आखिर और क्या हो रहा है पूरे विश्व भर में, कोने कोने की खबर। हमारे आज 4 मेन एजेंडे थे। सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा इसमें आपको क्या लगा? मुझे सबसे इंपॉर्टेंट यह लगा कि जिस तरीके से अमेरिका लगातार 90 दिन बमबारी कर रहा है, इतना इंटेंट अमेरिका ने 28 फरवरी के बाद जो लड़ाई शुरू हुई थी कुछ दिनों तक फिर दिखाया था। फिर अमेरिका का इंटेंट ऐसा लगा कि जा रहा है, और फिर से आज की तारीख में लग रहा है कि हां अमेरिका कम से कम कुछ दिन और बमबारी करता रहेगा। इंटेंट दिखाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द जो भी ईरानियन मिलिट्री है, या फिर वो जो ब्रिजेस या जो वो रोड्स या वो रेलवेज या जो एयरपोर्ट उनको सप्लाई करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उसको पूरा अमेरिका बर्बाद करना चाहता है। अमेरिका का एजेंडा है। मुझे लगता है आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये है। ओके, यानी कि सप्लाई चेन तोड़ देना और उस एरिया में अपना थोड़ा सा काबू और नियंत्रण यहां पर रख लेना। तो यही था आज का मेन एजेंडा जो मेजर गौरव आर्य ने यहां पर आपको बताया, और आज के लिए फिलहाल कमांड सेंटर में इतना ही।